एक बार फिर से आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल पे। तो अब हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं सो देखिए। पहला है डिफिनीशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा। इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ संपन्न होती है। वाई आर प्लांट ग्रीन, पौधे का रंग हरा क्यों होता है। पौधे का हरा रंग होता है क्लोरोप्लास्ट के कारण, और क्लोरोप्लास्ट में क्या पाए जाते हैं, पर्णहरित क्लोरोफिल पाए जाते हैं। इसके दो फेज होते हैं, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन और लाइट इंडिपेंडेंट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में। तो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, और सूर्य की प्रकाश की अनुपस्थिति में अर्थात रात में उस ग्लूकोज का क्या होता है, एसिमिलेशन होता है, इस्तेमाल किया जाता है पौधों के द्वारा। तो प्रकाश संश्लेषण की दो प्रक्रिया होती है, एक होती है दिन में लाइट डिपेंडेंट, रात में लाइट इंडिपेंडेंट। क्या क्या कारक हैं जो प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करते हैं। तो फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, ये भी हम लोग देखेंगे। फिर देखेंगे आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस, कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण क्या होते हैं, और लास्ट में इसके कंक्लूजन्स देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं प्रकाश संश्लेषण से। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण क्या है। सो इट इज द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं स्वपोषी, ऑटोट्रॉपिक का मतलब हो गया स्वपोषी। पौधे क्या है, स्वपोषी है। स्वपोषी क्यों है, क्योंकि अपना भोजन ये स्वयं तैयार करते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप, स्वपोषी। तो इट इज़ द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स, जैसे पौधे, कुछ बैक्टीरिया भी ऑटोट्रॉप्स होते हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं रासायनिक संश्लेषण अभिक्रिया के द्वारा, कीमोसिंथेटिक प्रोसेस के द्वारा। यूज लाइट एनर्जी, सूर्य की प्रकाश का जो ऊर्जा उसको यूज करते हैं टू मेक शुगर, अर्थात शर्करा बनाने के लिए। शर्करा क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, और इसके साथ साथ क्या बनता है, ऑक्सीजन गैस भी बनता है, और इसमें उपयोग क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं बेसिक इक्वेशन है, क्योंकि ये पत्ती में होता है इसलिए देखिए पत्ती में लिखा हुआ है। तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 6 मॉलिक्यूल जल का, दोनों सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनाते हैं, C6H12O6। ये क्या है, C6H12O6 ग्लूकोज है, और इसके साथ साथ 6 अणु जो है ऑक्सीजन का वो भी बनता है। तो पौधे क्या करते हैं, हमारा जो श्वसन प्रक्रिया के पश्चात जो हम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं उसको ये अवशोषित करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, अपना ग्लूकोज भी बनाते हैं, भोजन भी बनाते हैं, और साथ साथ हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन। तो जो वायुमंडल में ऑक्सीजन है वो कहाँ से आता है, वो पौधों के द्वारा आता है। किस प्रक्रिया से, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा। तो यही वायुमंडलीय ऑक्सीजन को हम श्वसन में इस्तेमाल करते हैं। आगे देखिए कहाँ कहाँ पाया जाता है। अकर्स इन प्लांट, पौधे में पाए जाते हैं, शैवाल एल्गी में पाए जाते हैं, और कुछ प्रोकैरियोट जैसे बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। ठीक है। एनाबॉलिक का मतलब हुआ कि जब दो अणु आपस में मिलकर ऊर्जा दें तो उसको बोलते हैं एनाबॉलिक। तो इसमें दो मिलते हैं तो इसको बोलते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल्स कंबाइंड, इसको बोलते हैं एनाबॉलिक। एंडरगोनिक का मतलब है कि ऊर्जा का क्या होगा, संरक्षण होगा, ऊर्जा एनर्जी का स्टोरेज होगा, स्टोर्स एनर्जी। स्टोर्ड एज कार्बोहाइड्रेट इन देयर बॉडीज, और अपने ये लिप में क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को स्टोर कर लेते हैं। हम लोग अपना जो भोजन है, ग्लूकोज जो पाचन के पश्चात बनता है, उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करते हैं लीवर में ले जाकर, और ये अपने ऊतक में जो शुगर बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है, उसको किस रूप में स्टोर करते हैं, स्टार्च के रूप में स्टोर करते हैं। तो ये क्या है, एनाबॉलिक भी है और एंडरगोनिक भी है, अर्थात दो मॉलिक्यूल मिलकर तीसरा बनाएंगे, और इसमें ऊर्जा भी क्या होंगे, संरक्षित होंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्या महत्व है।
सो फोटोसिंथेसिस एंड सन एनर्जी देखिए इसमें दिया हुआ है, हार्नेसेस द सन्स एनर्जी इनटू यूटिलाइजेबल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ। जो फ्री एनर्जी है, मुक्त ऊर्जा है सूर्य का, उसको पौधे उपयोग करते हैं और अब क्या बनाते हैं, अपना इस्तेमाल योग्य पदार्थ का इस्तेमाल निर्माण करते हैं। और इनका इस्तेमाल योग्य पदार्थ क्या है, इनका ऊर्जा है। तो ये सूर्य का ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं किसमें, अपने ऊर्जा के लिए। अ प्रोसेस दैट मोस्ट बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स आर अनेबल टू परफॉर्म। पौधे और कुछ बैक्टीरिया के सिवा, या मान लीजिए मोस्टली पौधे, जो शैवाल पौधे इत्यादि हैं, तो जो पौधा है, प्लांट्स है, केवल वही प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। बाकी कोई भी जो जीव हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या है, मोस्ट बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स आर अनेबल। हम लोग जितने जीवधारी हैं, हम लोग प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते। केवल कौन कर सकता है, पौधे कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में एटीपी बनते तो जरूर हैं, लेकिन एटीपी क्या होते हैं, यूज भी होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या होता है, एटीपी यूज होता है, और एटीपी यूज होके क्या बनता है, ऊर्जा बनती है, ग्लूकोज बनता है। फिर वो रेस्पिरेशन में ग्लूकोज टूटेगा, फिर क्या बनेंगे, 38 एटीपी बनता है एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का टूटने से। तो यहां पर क्या होते हैं, एटीपी यूज होता है। कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। कभी कभी पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस ऊर्जा का किसमें रूपांतरण, तो आप कहेंगे प्रकाशीय ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण। रासायनिक ऊर्जा मतलब ग्लूकोज। So then the process of cellular respiration converts energy in glucose to energy in the form of ATP। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के पश्चात क्या होते हैं, श्वसन होता है। हमारे में भी श्वसन पाए होते हैं, पौधों में भी श्वसन होते हैं। श्वसन हम लोग आगे पढ़ेंगे, एरोबिक एनारोबिक दोनों होते हैं। एक होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, एक होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। तो जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो ग्लूकोज होता है सबसे पहले। ग्लूकोज टूटता है पायरुविक अम्ल में और वहाँ पर हमें 8 एटीपी बनते हैं। उसके बाद अगर ऑक्सीजन उपलब्ध है तो वो चला जाएगा कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाएगा, जहाँ पर क्रेब्स साइकिल में जाएगा। और क्रेब्स साइकिल जब संपन्न होगा तो कितने एटीपी बनते हैं, कुल मिलाकर 38 एटीपी बन जाता है। ठीक है, तो जो ग्लूकोज बना प्रकाश संश्लेषण के बाद, उसको ऊर्जा एटीपी में कन्वर्ट करने का कौन से प्रक्रिया में, हम लोग पढ़ते हैं उसको श्वसन की प्रक्रिया, रेस्पिरेशन में। So then the process of cellular respiration converts energy in glucose to energy in the form of ATP which is used to power biological process। हमें अपने सारी क्रियाओं को करने के लिए ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा किस रूप में होता है, ATP के रूप में होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस में नेक्स्ट है, सो फोटोसिंथेसिस एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल। सारे जीवधारी क्या होते हैं, सारे जीवधारी कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं। तो वायुमंडल में इनका अवशोषण कौन करते हैं, पौधे करते हैं। पौधे कैसे अवशोषण करते हैं, तो अपने प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ये हमारे जो द्वारा उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं। कन्वर्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ऑक्सीजन। हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। अवशोषण किसका करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का। सो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स द एटमॉस्फेयर एंड एंटर्स द प्लांट एंड लीव्स एज ऑक्सीजन। ये प्लांट में, पौधे में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में आते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के पश्चात पौधे क्या उत्सर्जित करते हैं, ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं। अ प्रोसेस विच इज इकोलॉजिकली एंड इन्वायरमेंटली इंपॉर्टेंट इन नेचर। प्रकृति में ये पर्यावरणीय रूप से और पारिस्थितिकीय रूप से क्या है, महत्वपूर्ण है। इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस में नेक्स्ट है, फोटोसिंथेसिस एंड द इकोसिस्टम। प्रकाश, जो हमारे प्रकाश संश्लेषण है उनका पारितंत्र में क्या योगदान है। सो द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय फोटोसिंथेसिस फॉर्म्स द बेसिस ऑफ वर्चुअली ऑल टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक फूड चेन। खाद्य श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला आप जानते होंगे। तो खाद्य श्रृंखला क्या है, तो मान लीजिए सबसे पहले खाद्य श्रृंखला में क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी का मतलब है ऑटोट्रॉप्स, पौधे होते हैं, प्लांट होते हैं। ठीक है, प्लांट होते हैं। पौधे के बाद क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं। शाकाहारी में हम मान लिए खरगोश को।
और शाकाहारी के बाद होते हैं मांसाहारी, और मांसाहारी हम मान लिए शेर को। तो कहता है कि प्रकाश संश्लेषण का क्या उपयोग है। तो स्वपोषी अपना भोजन खुद बनाते हैं, कौन सी प्रक्रिया के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, फोटोसिंथेसिस के द्वारा। और ये भोजन का यूटिलाइज करता है कौन, शाकाहारी करता है। तो अगर स्वपोषी अपना भोजन खुद नहीं बनाएंगे तो इनकी ऊर्जा आगे ट्रांसफर नहीं होगी। तो ये अपना ऊर्जा बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के पश्चात, क्योंकि अपना भोजन खुद बनाते हैं इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। और इनकी ऊर्जा का उपयोग करते हैं कौन, शाकाहारी। तो खरगोश इसको खाया, और खरगोश की ऊर्जा का कौन उपयोग करेगा, मांसाहारी, शेर करेगा। तो इनका ऊर्जा का ही क्या हो रहा है, आगे जाकर ट्रांसफर हो रहा है। तो कितना ट्रांसफर होता है, 10% होता है। एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में कितना प्रतिशत ऊर्जा ट्रांसफर होता है, 10% ऊर्जा ट्रांसफर होता है। तो स्वपोषी प्लांट क्या करते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा। उसके बाद यही ऊर्जा क्या होते हैं, आगे जाकर ट्रांसफर होता है। तो यही कह रहा है कि द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय फोटोसिंथेसिस फॉर्म्स द बेसिस ऑफ वर्चुअली ऑल टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक फूड चेन। जलीय और स्थलीय पारितंत्र, हम लोग पारितंत्र में पढ़ने की कोशिश करेंगे इकोलॉजी इन्वायरमेंट में। तो जलीय और स्थलीय, ये क्या, स्थलीय पारितंत्र है। तो जलीय और स्थलीय पारितंत्र में जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वो क्या है, स्वपोषी है। अर्थात स्वपोषी अपना भोजन कैसे बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। एज अ रिजल्ट, फोटोसिंथेसिस इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ कार्बन इन द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फाइंड इन मोस्ट ऑर्गेनिज्म। हमारे शरीर में ऊर्जा जो कार्बन है, कार्बन का मुख्य स्रोत क्या है, प्रकाश संश्लेषण। द हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर इज डिराइव्ड डायरेक्टली फ्रॉम द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण का जो लाइट रिएक्शन है उसी के द्वारा क्या होते हैं, ऑक्सीजन का उत्पादन किया जाता है। प्रायर टू द इवोल्यूशन ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑन अर्थ द एटमॉस्फेयर वॉज एनॉक्सिक। अब जब हम पृथ्वी की उत्पत्ति पढ़ते हैं, एक एक करके जीवधारी आए, उसके बारे में पढ़ते हैं, तो सबसे पहले जो हमारा पृथ्वी था उसका वायुमंडल में क्या थे, मीथेन इत्यादि गैसेस थे, लेकिन ऑक्सीजन नहीं था। सबसे पहले कौन से जीव आए, ब्लू ग्रीन एल्गी आए। और ब्लू ग्रीन एल्गी आने के बाद उन्होंने क्या किया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किया, जिसके पश्चात क्या बना, ऑक्सीजन बना। तो फिर वायुमंडल में वो ऑक्सीजन प्राप्त हुआ और आगे चलकर फिर जीवधारी बढ़ते चले गए, आते चले गए। फोटोसिंथेसिस एंड साइड प्रोडक्ट, प्रकाश संश्लेषण में हमने फर्स्ट में ही देखा साइड प्रोडक्ट बनता है कुछ कुछ। तो सोलर एनर्जी ट्रांसफॉर्म्ड बाय द फोटोसिंथेसिस इज द सोर्स ऑफ काउंटलेस वेजिटेबल, एनिमल एंड ऑर्गेनिक साइड प्रोडक्ट। हमें जो डिफरेंट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मिल रहे हैं, प्लांट प्रोडक्ट मिल रहे हैं, वेजिटेबल्स मिल रहे हैं, ये सब क्या है, प्रकाश संश्लेषण के कारण ही संभव है। वुड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, जो लकड़ी होता है, लकड़ी भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल है, जिसको हम ईंधन की तरह भी इस्तेमाल करते हैं और कंस्ट्रक्शंस में भी इसका इस्तेमाल हम करते हैं। वुड भी क्या है, लकड़ी है, पौधा है, प्लांट से आया है, पेड़ से आया है। पेड़ क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण। तो ये सब साइड प्रोडक्ट है। पेपर, कॉटन एंड अदर नेचुरल फाइबर कंसिस्ट ऑफ सेल्यूलोज प्रोड्यूस्ड ऑलमोस्ट इंटायरली बाय फोटोसिंथेसाइजिंग प्लांट। हमने बताया था कि पौधे में क्या होते हैं, सेलवाल होते हैं। सेलवाल किससे बना होता है, सेल्यूलोज। तो अगर हमें सेल्यूलोज चाहिए, सेल्यूलोज रिच कंपाउंड चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्लांट का प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। वूल डिपेंड्स ऑन द एनर्जी शिप ऑब्टेन फ्रॉम ग्रास एंड फोटोसिंथेसिस। जो भेड़ होते हैं, भेड़ अपने शरीर की वृद्धि कैसे करते हैं, पौधों को खाते हैं, पत्तियों को खाते हैं। तो पत्तियां कहाँ से आई, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पत्ती अपना भोजन खुद बनाते हैं पौधे। उसी पत्तियों को खा के क्या होते हैं, भेड़ अपना ऊन का निर्माण करते हैं। उसी ऊन को हम क्या करते हैं, सर्दियों में कपड़े, ऊनी कपड़े बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें किससे जुड़ी हुई हैं, प्रकाश संश्लेषण से जुड़ी हुई हैं। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस अकर्स इन क्लोरोप्लास्ट। कहाँ फोटोसिंथेसिस की क्रिया संपन्न होती है, तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया संपन्न होती है क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट को बोलते हैं हरित लवक, हिंदी में हरित लवक। ऑर्गेनल्स इन सर्टेन प्लांट्स ऑकर्स इन क्लोरोप्लास्ट। ये क्या है, ऑर्गेनल्स, अंगक। मैं आपको अंगक के बारे में बता चुका हूँ
ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस कहाँ संपन्न होता है? फोटोसिंथेसिस की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तो क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक में संपन्न होता है। ऑल ग्रीन प्लांट पार्ट्स हैव क्लोरोप्लास्ट, पौधे का जितना भी हरा रंग का भाग है सभी में क्या होते हैं? सभी में क्लोरोप्लास्ट हरित लवक पाए जाते हैं। और सारा जो हरा वाला पार्ट है पौधे का वो सब क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने में सक्षम है। द लीव्स हैव द मोस्ट क्लोरोप्लास्ट, और सबसे ज्यादा क्लोरोप्लास्ट हरित लवक कहाँ पाए जाते हैं? पत्तियों में पाए जाते हैं, लीव्स में पाए जाते हैं। सो द ग्रीन कलर कम्स फ्रॉम क्लोरोफिल इन द क्लोरोप्लास्ट। सो क्लोरोप्लास्ट में जो क्लोरोफिल पाए जाते हैं, क्लोरोफिल को हम बोलते हैं पर्णहरित। तो पौधे का रंग जो हरा होता है वो किस तरह से होता है? तो क्लोरोप्लास्ट में एक वर्णक पाए जाते हैं जिसको पर्णहरित बोलते हैं, क्लोरोफिल बोलते हैं। तो क्लोरोफिल के कारण ही पौधे का जो रंग होता है वो कैसा होता है? हरा होता है। द पिगमेंट एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी, तो जो सूर्य की प्रकाश का जो अवशोषण है वो पौधे का कौन सा भाग करता है? पर्णहरित क्लोरोफिल करता है। ये क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम है, आप देख सकते हैं। ये क्या होते हैं? इस तरह से सिक्के जैसी संरचना होती है, आप देख सकते हैं। ये सिक्का जैसा संरचना है। तो सिक्का जैसा जो एक है, एक को हम बोलते हैं थाइलाक्वाइड, और इस पूरे ग्रुप को क्या बोलते हैं? ग्रेनम बोलते हैं। पूरे ग्रुप ऑफ थाइलाक्वाइड्स को क्या बोलते हैं? ग्रेनम बोलते हैं। और ये जो स्पेस आप देख रहे हैं, ये स्पेस को हम क्या कहते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं। और ये भी झिल्ली युक्त होता है जो हमारा क्लोरोप्लास्ट है। हरित लवक क्या होते हैं? झिल्ली युक्त होते हैं। देखिए, आउटर मेम्ब्रेन बाह्य झिल्ली, इनर मेम्ब्रेन अंतः झिल्ली, ठीक है। तो ग्रेनम क्या होते हैं? थाइलाक्वाइड का गुच्छा होता है। और एक एक को इंडिविजुअल को थाइलाक्वाइड बोलते हैं, थाइलाक्वाइड के गुच्छे को ग्रेनम बोलते हैं, और बीच का जो स्पेस है उसको स्ट्रोमा बोलते हैं। बाह्य झिल्ली भी होता है और अंतः झिल्ली भी होता है। सो अ क्लोरोप्लास्ट कंटेंट्स, क्लोरोप्लास्ट में क्या क्या होते हैं? स्ट्रोमा, स्ट्रोमा क्या है? फ्लूइड है। जैसे हम कोशिका में देखते थे कोशिका द्रव्य, उसी तरह जो क्लोरोप्लास्ट में जो द्रव्य पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा क्या है? फ्लूइड है। ग्रेना, इसमें और क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है? ग्रेना, स्टैक्स ऑफ थाइलाक्वाइड, थाइलाक्वाइड का गुच्छा के रूप में क्या पाए जाते हैं? ग्रेनम पाए जाते हैं, ग्रेना पाए जाते हैं। द थाइलाक्वाइड्स कंटेन क्लोरोफिल, थाइलाक्वाइड्स में क्या होते हैं? क्लोरोफिल होते हैं, पर्णहरित होते हैं। और क्लोरोफिल इज द ग्रीन पिगमेंट दैट कैप्चर लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के लिए जो ऊर्जा का, सूर्य की ऊर्जा का जो अवशोषण है वो कौन करता है? यही हमारा क्लोरोफिल, या जिसको हम पर्णहरित बोलते हैं, यही करता है। ये डायग्राम दिखाया गया है क्लोरोप्लास्ट का। ये है मीजोफिल सेल्स। ये क्लोरोप्लास्ट आप देख सकते हैं, इसमें दिखाया है। ये ग्रेना है, ये स्ट्रोमा है, ये इनर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये थाइलाक्वाइड है, ग्रुप ऑफ थाइलाक्वाइड, स्ट्रोमा है, ये ग्रेनम है, ब्लू कलर का आप देख सकते हैं अंदर में जो स्पेसेस है। क्लोरोप्लास्ट का सेक्शन व्यू दिखाया गया है। इसमें भी देखिए क्लोरोप्लास्ट का सेक्शन व्यू दिखाया गया है। इसमें जो मैट्रिक्स है, फ्लूइड है, उसको स्ट्रोमा बोलते हैं। थाइलाक्वाइड इंडिविजुअल हो गया, कॉइन लाइक स्ट्रक्चर जिसमें क्लोरोफिल पाए जाते हैं। और ग्रुप ऑफ थाइलाक्वाइड, थाइलाक्वाइड के गुच्छे को क्या बोलते हैं? ग्रेनम कहते हैं। दो मेम्ब्रेन होता है, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, बाह्य झिल्ली और अंतर झिल्ली। और अंतर झिल्ली बाह्य झिल्ली के बीच में एक जगह होता है जिसको बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ये क्लोरोप्लास्ट माइक्रोस्कोप से देखने पे इस तरह लगता है। सो वाई आर प्लांट ग्रीन? प्लांट सेल्स हैव ग्रीन क्लोरोप्लास्ट। पौधे में जो क्लोरोप्लास्ट होता है, हरित लवक होते हैं, वो कैसे होते हैं? ग्रीन होता है। हरित लवक जो प्लास्टिड्स होते हैं, जो प्लास्टिड्स होता है, प्लास्टिड्स को बोलते हैं लवक। प्लास्टिड्स को क्या बोलते हैं? लवक बोलते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्या हो गया? क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन हो गया। पौधों का जो हरा रंग है वो किसके कारण है? क्लोरोप्लास्ट के कारण है। दूसरा बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट में क्या होता है? ऑरेंज कलर और रेड कलर होता है। पौधे का जो ऑरेंज कलर है या रेड कलर है वो किसके कारण है? कौन से लवक के कारण है? क्रोमोप्लास्ट।
और तीसरा है ल्यूकोप्लास्ट। ये होते हैं रंगहीन। तो लवक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। तो ये क्लोरोप्लास्ट की बात कर रहा है, अर्थात क्लोरोप्लास्ट में कैसा रंग होता है? ग्रीन। ग्रीन किसके कारण? पर्णहरित के कारण, क्लोरोफिल के कारण। सो प्लांट सेल्स हैव ग्रीन क्लोरोप्लास्ट। ग्रीन क्लोरोप्लास्ट होता है। द थाइलाक्वाइड मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज इम्प्रिगमेंटेड विथ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, क्लोरोफिल्स, कैरोटीनॉइड्स। So the thylakoid membrane of the chloroplast is impregnated with photosynthesis pigment. photosynthesis pigment होता है जो रंग कलर जो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। Why are plants green? क्लोरोफिल, पर्णहरित। पर्णहरित कहाँ पाए जाते हैं? थाइलाक्वाइड के झिल्लियों में पाए जाते हैं, थाइलाक्वाइड मेम्ब्रेन्स में पाए जाते हैं। क्लोरोफिल में क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट, मैग्नीशियम होता है इनके सेंटर में। क्लोरोफिल पिगमेंट हार्वेस्ट एनर्जी, फोटॉन्स मतलब लाइट, बाय एब्जॉर्बिंग सर्टेन वेवलेंथ। आपको पता है कि जो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर की जो लाइट होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? दृश्य प्रकाश कहते हैं, विजुअल लाइट कहते हैं। तो इसी जो दृश्य प्रकाश है, विजुअल लाइट है, इसी विजुअल लाइट के सर्टेन जो वेवलेंथ होते हैं, तरंगदैर्घ्य होते हैं, उनको क्लोरोफिल क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। ठीक है। सो 2 तरह का लाइट होता है। अभी बीपीएससी 68 में क्वेश्चन पूछा गया है इस पे कि जो क्लोरोफिल होते हैं वो कौन से वेवलेंथ के लाइट को ज़्यादा क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है ब्लू लाइट जिसकी वेवलेंथ कितनी होती है? 420 नैनोमीटर, और रेड लाइट जिसकी वेवलेंथ कितनी होती है? 660 नैनोमीटर आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो क्लोरोफिल विभिन्न प्रकार के जो तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश हैं उनको क्या करते हैं? अवशोषण करते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए। और उस विभिन्न तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश में भी वो मैक्सिमम किसका अवशोषण करते हैं? तो ब्लू लाइट का और रेड लाइट का। ब्लू लाइट की वेवलेंथ कितनी होती है? तरंगदैर्घ्य 420 नैनोमीटर, और रेड की कितनी होती है? 660 नैनोमीटर। ठीक है। ये क्वेश्चन अभी बीपीएससी 68 में आया था जो कल एग्जाम हुआ है। सो प्लांट्स आर ग्रीन बिकॉज द ग्रीन वेवलेंथ इज रिफ्लेक्टेड नॉट एब्जॉर्ब। आपको पता है कि कोई भी वस्तु हमें कैसे दिखाई देती है? प्रकाश उस पर पड़ता है और वो जो रंग को रिफ्लेक्ट करता है, परावर्तित करता है, वही हमें वस्तु का रंग दिखाई पड़ता है। तो पौधे के ऊपर जब प्रकाश पड़ता है तो वो हरा रंग को रिफ्लेक्ट करता है, परावर्तित करता है, इसलिए पौधे हमें कैसे दिखाई देते हैं? हरे रंग का दिखाई देता है। सो प्लांट्स आर ग्रीन बिकॉज द ग्रीन वेवलेंथ इज रिफ्लेक्टेड। जो ग्रीन वेवलेंथ होते हैं वो क्या होते हैं? रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, इसलिए पौधे हमें हरे दिखाई देते हैं। आप देख सकते हैं सर्टेन यहाँ पर ब्लू लाइट है। ब्लू लाइट में देखिए ये एब्जॉर्बेंस है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का मैक्सिमम एब्जॉर्बेंट किस पे है? ब्लू पे है, और दूसरा आपका रेड पे है। यहाँ ही पर 2 जगह ऐसा है जहाँ की ग्राफ क्या है? ऊपर गया है। हालांकि एब्जॉर्ब सब कुछ करता है वो, लेकिन जो मैक्सिमम है वो क्या करेगा? ब्लू करेगा और रेड करेगा। तो ब्लू को मैक्सिमम एब्जॉर्ब करेगा और रेड को क्या करेगा? मैक्सिमम एब्जॉर्ब करेगा। तो अगर क्वेश्चंस आए कि जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है वो कौन कौन से वेवलेंथ को, तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश को एब्जॉर्ब कर सकता है, अवशोषित कर सकता है, तो आप कहेंगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन है? ब्लू है और रेड है। हालांकि वो वायलेट का भी ऑब्जॉर्व करेगा, ग्रीन का भी करेगा, येलो का भी करेगा और ऑरेंज का भी करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट में अगर हम बोलेंगे तो ब्लू रेड, वैसे सभी रंगों का क्या करते हैं? अवशोषण करते हैं। ठीक है। ड्यूरिंग द फॉल द ग्रीन क्लोरोफिल पिगमेंट्स आर ग्रेटली रिड्यूस्ड रिवेलिंग द अदर पिगमेंट। देखिए यहाँ पर जो है एक बार तो ब्लू पे ये पूरा ऊपर गया एब्जॉर्बेंस, सबसे ज़्यादा एब्जॉर्बेंस किस पे है? ब्लू लाइट पे है, और सीधा ग्रीन तक क्या हो गया? फॉल डाउन हो गया। फिर धीरे धीरे बढ़ता है और फिर थोड़ा सा बढ़ के कहाँ जाता है? रेड पर। तो कैरोटीनॉइड्स आर पिगमेंट दैट आर आइदर रेड और येलो। अभी आपको बताया था कैरोटीनॉइड्स है ना, जेंथोफिल्स होते हैं, क्लोरोफिल, जेंथोफिल, कैरोटीनॉइड्स। तो क्लोरोफिल का जो पर्णहरित है उसका रंग कैसा होता है? पर्णहरित का रंग हरा होता है।
कैरोटीनॉइड्स का रंग कैसा होता है? लाल, ऑरेंज, पीला होता है। और जेंथोफिल क्या होते हैं? कलरलेस होते हैं। ठीक है। सो कैरोटीनॉइड्स आर पिगमेंट्स दैट आइदर रेड और येलो। कैरोटीनॉइड जैसे क्लोरोप्लास्ट है, जैसे आपका क्लोरोफिल है, उसी तरह से कैरोटीनॉइड भी एक क्या होते हैं? पिगमेंट होते हैं, वर्णक होते हैं। ठीक है। तो ये मैक्सिमम किसका एब्जॉर्बेंट करेगा? ब्लू लाइट और रेड लाइट का। देखिए फोटोसिंथेसिस के दो फेज हो गए, लाइट डिपेंडेंट स्टेज और लाइट इंडिपेंडेंट। ये प्रकाश पर निर्भर करेगा, दूसरा प्रकाश पर निर्भर नहीं करेगा। प्रकाश पे जो निर्भर करेगा जो फेज, वो फिर दो प्रकार का, एक को बोलते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन और दूसरे को कहते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। ठीक है। तो जो लाइट डिपेंडेंट स्टेज हो गए उसके दो पार्ट हो गए, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, दूसरा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन कहां संपन्न होता है? जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होता है वो कहां संपन्न होता है? थाइलाकोइड्स में। ठीक है। कहां संपन्न होता है? लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन कहां संपन्न होता है? टेक्स प्लेस इन थाइलाकोइड कंटेन क्लोरोफिल। और इसके लिए क्या जरूरी है? थाइलाकोइड में ही क्या पाए जाते हैं? क्लोरोफिल पाए जाते हैं, जो कि वर्णक है, जो विभिन्न तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है। रिक्वायर्स लाइट, इसको लाइट की जरूरत है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन को। कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, प्रकाशीय ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण। प्रकाशीय ऊर्जा सूर्य का प्रकाश, केमिकल एनर्जी ग्लूकोज। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द एंड प्रोडक्ट रिड्यूस्ड NADP ATP ऑफ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस। तो जो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होता है वो किस पे निर्भर करता है? वो निर्भर करता है जो एंड प्रोडक्ट होता है। किसका एंड प्रोडक्ट? लाइट डिपेंडेंट फेज का एंड प्रोडक्ट। तो लाइट डिपेंडेंट फेज का जो एंड प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? NADP और ATP। तो दिन में जो लाइट डिपेंडेंट फेज है वहां पर क्या बनता है? NADP और ATP। और रात में लाइट इंडिपेंडेंट में इस NADP और ATP को क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। ठीक है। ऊर्जा के ATP के निर्माण के लिए। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। नॉन साइक्लिक में क्या होते हैं? दो तरह के फोटो सिस्टम का उपयोग होता है। फोटो सिस्टम 680 का मतलब ये वेवलेंथ को दर्शा रहा है कि 680 जो नैनोमीटर का जो वेवलेंथ होगा, एक हो गया 680 नैनोमीटर, एक हो गया 700 नैनोमीटर। तो इसमें दो फोटो सिस्टम्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, P680 और P700 नैनोमीटर। यहां हम पढ़ रहे हैं नॉन साइक्लिक की बात। तो नॉन साइक्लिक में दो। दिज फोटो सिस्टम कंटेन्स क्लोरोफिल। इसमें दो फोटो सिस्टम है, 680 और 700। इसमें दो क्लोरोफिल, दो पर्णहरित का पाए जाते हैं, क्लोरोफिल ए तथा क्लोरोफिल बी। एज वेल एज कुछ कुछ एक्सेसरी पिगमेंट भी पाए जाते हैं। तो जो टू फोटो सिस्टम्स होते हैं, टू फोटो सिस्टम्स में क्या होते हैं? टू फोटो सिस्टम में दो पाए जाते हैं। टू फोटो सिस्टम्स में दो पाए जाते हैं। दो प्रकार का क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। और उसके साथ साथ कुछ एक्सेसरी पिगमेंट भी पाए जाते हैं। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉन साइक्लिक। जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा वो कैसा होगा? नॉन साइक्लिक होगा। यूजेज द फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में क्या होगा? जल का अपघटन होगा, वाटर टूटेगा। दो हाइड्रोजन, देखिए प्रोटॉन दे रहा है, दो इलेक्ट्रॉन और हाफ मॉलिक्यूल क्या देगा? ऑक्सीजन देगा। अब देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन जो यहां बन गया है, तो इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहा है? जल के अपघटन से इलेक्ट्रॉन आ रहा है। और यही इलेक्ट्रॉन फॉलो करेगा कहां से? फोटो सिस्टम 1 से लेकर फोटो सिस्टम 2 तक। लेकिन ये क्या होगा? नॉन साइक्लिक मैनर में होगा। ठीक है। साइक्लिक मैनर में नहीं होगा। सो एंड प्रोडक्ट आर रिड्यूस्ड NADP ATP एंड O2। तो जो फोटो सिस्टम 1 से लेकर 2 तक में जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा उसमें क्या बनेगा? उसमें बनेगा NADP ATP और ऑक्सीजन बनेगा।
देखिए नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन क्या है। तो ये जल का अपघटन हुआ, जल के अपघटन से इलेक्ट्रॉन बना, अब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। तो सबसे पहले फोटोसिस्टम 2 की वेवलेंथ कितनी थी, 680 नैनोमीटर थी। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां से मूव किया, सबसे पहले पहुंचा फोटोसिस्टम 2 के पास, 2 इलेक्ट्रॉन फिर फोटोसिस्टम 2 से आगे निकला। आगे निकलने के पश्चात क्या बन, ATP प्लस PI में मिलकर क्या बन दिया, ATP बन गया। और फिर क्या हो गया, ये पहुंच गया फोटोसिस्टम 1 के पास जिसकी वेवलेंथ कितनी है, 700 नैनोमीटर। फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन गया और आगे जाकर NADP को क्या कर दिया, रिड्यूस्ड NADP कर दिया। तो आपने पढ़ा कि जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है उसमें एंड प्रोडक्ट क्या बनते हैं, रिड्यूस्ड NADP और ATP बनता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन का फॉलो होगा, मूवमेंट होगा। 2 इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जल का अपघटन से 2 इलेक्ट्रॉन बना, ये पहुंचेगा फोटोसिस्टम 2 पे, फोटोसिस्टम 2 से फिर 2 इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा, ATP का निर्माण करेगा और ATP का निर्माण करके फिर 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच जाएगा, फोटोसिस्टम 1 में पहुंच जाएगा। फोटोसिस्टम 1 से फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा और NADP जो है वो NADP को क्या कर देगा, रिड्यूस्ड NADP बना देगा। तो देखिए क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन को वापस यहाँ आना चाहिए था, वापस यहाँ नहीं आया, इसीलिए हम क्या कहेंगे कि ये नॉन साइक्लिक मैनर में है। और अगर वापस यहाँ आ जाता तो हम क्या कहते, साइक्लिक मैनर में है। ठीक है, तो ये क्या है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। कितना इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है, 2 इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँचता है, तो सबसे पहले फोटोसिस्टम 2 में पहुँचता है। सबसे पहले क्या बनाता है, ATP बनाता है और फिर कहाँ पहुँचता है, फोटोसिस्टम 1 में पहुँचता है। फिर यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन गया और क्या कर दिया, NADP को रिड्यूस्ड NADP बना दिया। तो जो लाइट डिपेंडेंट फेज हुआ, ठीक है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन हुआ। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में एंड प्रोडक्ट बन गया ATP और रिड्यूस्ड NADP। अब जो ATP और रिड्यूस्ड NADP बना है हमारा, ये कहाँ चला जाएगा, डार्क रिएक्शन में इनका जाकर क्या होगा, यूटिलाइजेशन होगा। तो ये तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन हो गया। अब ये है साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, अर्थात इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होगा वो कैसा होगा, साइक्लिक मैनर में होगा, अर्थात जहाँ से चलेगा वहीं पर वापस। अब यहाँ भी देखिए क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन चला और सबसे पहले इलेक्ट्रॉन सूर्य का प्रकाश से वाटर का हाइड्रोलाइसिस हुआ और वाटर का अपघटन के पश्चात इलेक्ट्रॉन निकला। इलेक्ट्रॉन सीधा कहाँ आया, फोटोसिस्टम 1 में। पहले में दोनों फोटोसिस्टम इन्वॉल्व था, लेकिन जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है उसमें केवल और केवल फोटोसिस्टम 1 की इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन चला और फिर वापस कहाँ आ गया, फोटोसिस्टम 1 में आ गया। ये आ गया एक साइक्लिक फॉर्म में, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। इन्वॉल्व्स ओनली फोटोसिस्टम 1। ठीक है, केवल फोटोसिस्टम 1 की यहाँ इन्वॉल्वमेंट होती है और इसका एंड प्रोडक्ट क्या है, ATP है। देखिए ADP में फॉस्फेट जुड़ गया और क्या बन गया, ATP बन गया। ठीक है, तो जो लाइट फेज होता है उसका 2 पार्ट है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। सो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस में क्या होता है, तो जो क्या क्या बना है देख लीजिए आप। यहाँ पर रिड्यूस्ड NADP बना है, यहाँ पर आप D लिखेंगे, ADP, ठीक है, और बना है ATP रिड्यूस्ड NADP, फिर यहाँ पर ATP बना है। तो ये रिड्यूस्ड NADP ATP कहाँ यूज होंगे, आगे जाकर डार्क रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा इनका। सो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस में, इसी को क्या बोलते हैं, डार्क रिएक्शन। इसी को हम कैल्विन साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि इनके जो डिस्कवर किए थे उनका नाम था मर्विन कैल्विन नाम के वैज्ञानिक। तो उन वैज्ञानिक कैल्विन के नाम पर इसका क्या नाम है, कैल्विन साइकिल। कहाँ होता है, स्ट्रोमा। कहाँ होता है, स्ट्रोमा। सो लाइट इंडिपेंडेंट डार्क रिएक्शन कहाँ होता है, स्ट्रोमा में होता है। तो याद रखिएगा, लाइट कहाँ होता है, ग्रेनम में, और डार्क रिएक्शन कहाँ होता है, स्ट्रोमा में। LG फेमस ब्रांड है, LG फेमस ब्रांड है, पता है आपको। तो LG में L फॉर लाइट, G फॉर ग्रेनम। तो लाइट रिएक्शन कहाँ होता है, ग्रेनम में होता है, और डार्क रिएक्शन कहाँ होता है, स्ट्रोमा में होता है। ठीक है, सो टेक्स प्लेस इन द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। यहां पर लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं है, नो लाइट रिक्वायर्ड। लाइट की यहां पर जरूरत, सूर्य की प्रकाश की जरूरत नहीं है।
बट नीड द एंड प्रोडक्ट, जो एंड प्रोडक्ट बना था हमारा किसमें, लाइट फेज में, रिड्यूस्ड NADP और ATP, वो यहां पर जरूर काम में आएगा। सो बट नीड द एंड प्रोडक्ट रिड्यूस्ड NADP एंड ATP ऑफ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। और इस NADP और ATP से ये क्या बनाएंगे, शुगर का निर्माण करेंगे, अर्थात शर्करा अर्थात कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करेंगे। तो NADP रिड्यूस्ड और ATP को किस में रूपांतरित करेंगे, इसको रूपांतरित करेंगे किस में, शुगर में। शुगर में रूपांतरित करने के लिए एक एंजाइम की जरूरत होती है, उस एंजाइम को क्या बोलते हैं, रूबिस्को। रूबिस्को का फुल फॉर्म है राइब्यूलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। और इसके साथ में क्या जरूरत पड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है। तो जो डार्क रिएक्शन में बना है हमारा, लाइट रिएक्शन में जो रिड्यूस्ड NADP और ATP बना है, वो कन्वर्ट होंगी किस में, कन्वर्ट होंगी ATP में, कन्वर्ट होंगी किस में, ऊर्जा में, ग्लूकोज में, कार्बोहाइड्रेट में। ठीक है, तो रिड्यूस्ड NADP और ATP का कन्वर्जन के लिए एक एंजाइम की आवश्यकता होती है जिसको कहते हैं रूबिस्को। उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड की भी जरूरत पड़ती है। आप देख सकते हैं ये आपका ATP था और रिड्यूस्ड NADP था। ठीक है, तो जो क्या होते हैं, ये अनस्टेबल 6 कार्बन कंपाउंड होते हैं, ग्लूकोज जो होता है हमारा। तो रिड्यूस्ड NADP क्या बना दिया, NADP बना दिया, और ATP रिड्यूस्ड होके क्या बना दिया, ADP बना दिया। फिर क्या बना, 2x ग्लिसरेट फॉस्फेट, 3 कार्बन कंपाउंड हो गया ये। 3 कार्बन कंपाउंड फिर क्या हो गया, टूटा, 2x ट्रायोज फॉस्फेट, 3 कार्बन कंपाउंड टूटा। फिर यहां पर ATP का हाइड्रोलाइसिस हो गया ADP प्लस PI में। और फिर ये क्या बना, यहां पर राइब्यूलोज बाइफॉस्फेट रूबिस्को, 5 कार्बन कंपाउंड एक्ट हुआ और इसने क्या बनाया, CO2 को इस्तेमाल किया रूबिस्को के साथ में और अनस्टेबल 6 कार्बन कंपाउंड बनाया। ग्लूकोज कितना कार्बन कंपाउंड होता है, 6 कार्बन कंपाउंड बनता है। और फिर इससे क्या बन जाता है, हमारा स्टेबल ग्लूकोज बन जाता है, ग्लूकोज और अमीनो अम्ल बन जाते हैं। ठीक है, ठीक है। तो जो ATP बना था, रिड्यूस्ड NADP बना था, इनका इस्तेमाल होता है रूबिस्को और कार्बन डाइऑक्साइड के उपस्थिति में क्या बन जाते हैं, ग्लूकोज बन जाते हैं। तो लाइट रिएक्शन में क्या बना था, लाइट रिएक्शन में रिड्यूस्ड NADP ATP बना था, उसका कन्वर्जन हो रहा है किसमें, ग्लूकोज में। और ग्लूकोज में कन्वर्जन कौन करा रहा है, रूबिस्को नाम का एंजाइम और CO2 दोनों मिलकर करा रहे हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाली कारक। द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ ऑक्सीजन प्रोडक्शन पर यूनिट मास ऑफ ग्रीन प्लांट टिश्यू और पर यूनिट वेट ऑफ टोटल क्लोरोफिल। अर्थात पौधे का शरीर, पौधे को जो पौधा का प्लांट बॉडी है, पौधे का शरीर है, पौधे के शरीर में उपस्थित संपूर्ण क्लोरोफिल की मात्रा कितना ऊर्जा का उत्पादन कर रही है, उसी को हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण की दर। द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ द रेट ऑफ ऑक्सीजन प्रोडक्शन, कितना ऑक्सीजन का उत्पादन कर पा रहे हैं। ठीक है, द मेन फैक्टर्स आर, कौन कौन से मुख्य कारक हैं जो प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करते हैं। तो पहला है लाइट इंटेंसिटी, जो लाइट है आपका प्रकाश है, प्रकाश की तीव्रता इंटेंसिटी। वेवलेंथ, वेवलेंथ का मतलब तरंग दैर्घ्य। कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल होता है कहाँ, डार्क रिएक्शन में। क्यों, रिड्यूस्ड NADP और ATP को ग्लूकोज में कन्वर्ट होने के लिए। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है। टेम्परेचर भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। वाटर सप्लाई, आपको पता है जल भी बहुत जरूरी, क्योंकि जल के अपघटन से ही क्या निकल रहा था, इलेक्ट्रॉन, और वही इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था फोटो सिस्टम में। ठीक है, और फिर है क्लोरोफिल कंसंट्रेशन। क्लोरोफिल का मेन काम क्या है, मुख्य कार्य क्लोरोफिल का है एब्जॉर्ब करना, विभिन्न तरंगदैर्घ्य वाले जो हमारे प्रकाश हैं उनको अवशोषित करना। और लास्ट में है पॉल्यूशन, प्रदूषण भी प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करते हैं।
सो आप देखिए, एक एक करके हम जानने की कोशिश करेंगे एक एक फैक्टर्स के बारे में। तो सबसे पहला फैक्टर है हमारे पास लाइट इंटेंसिटी, प्रकाश की तीव्रता। सो द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वुड गो अप एज इंटेंसिटी इज इंक्रीज्ड। अगर आप प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाइएगा तो प्रकाश संश्लेषण क्या होगा, बढ़ेगा, प्रकाश संश्लेषण का दर बढ़ेगा। सो बिकॉज द मोर लाइट अ प्लांट एब्जॉर्ब द मोर फोटोसिंथेसिस कैन ऑकर। जितना ज़्यादा वो क्या करेगा, प्रकाश को अवशोषित करेगा, उतना ज़्यादा क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण करेगा, विच विल लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ मोर एटीपी। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, एटीपी का उत्पादन होगा। हाउएवर, एक हद तक तो ठीक है कि आप टेम्परेचर जो इसका इंटेंसिटी है लाइट का, उसको आप बढ़ाते जाइएगा, प्रकाश संश्लेषण बढ़ता जाएगा। लेकिन एक लिमिट के बाद क्या हो जाएगा, वो प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करेगा, प्रकाश संश्लेषण को रोक देगा। सो हाउएवर वेरी हाई इंटेंसिटी, बहुत ज़्यादा तीव्रता क्या करेगी, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करेगी। स्लो डाउन द रेट, प्रकाश संश्लेषण की दर को कम कर देगा। इट ब्लीचेज द क्लोरोफिल, क्योंकि क्लोरोफिल को ब्लीच कर देगा। बहुत ज़्यादा तीव्रता वाली जो प्रकाश है उससे क्या होगा, क्लोरोफिल ब्लीच हो जाएंगे, और क्लोरोफिल ब्लीच हो गया तो प्रकाश संश्लेषण स्लो हो जाएगा। तो हमें कैसा सनलाइट चाहिए, नॉर्मल सनलाइट इज क्वाइट सफिशिएंट फॉर अ नॉर्मल रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। सामान्य प्रकाश संश्लेषण की दर को प्राप्त करने के लिए सामान्य तीव्रता वाली प्रकाश हमें चाहिए। ठीक है, आप देखिए ये एक ग्राफ बताया गया है, इधर है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और इधर है लाइट इंटेंसिटी। एक हद तक तो लाइट की इंटेंसिटी आप बढ़ा रहे हैं तो प्रकाश संश्लेषण रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ रहा है, लेकिन उसके बाद क्या हो जाएगा, डाउनफॉल शुरू हो जाएगा जी। और ज़्यादा इंटेंसिटी बढ़ा देंगे तो प्रकाश संश्लेषण की दर क्या हो जाएगी, डाउनफॉल हो जाएगा। दूसरा कारक वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य। डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट कैन अफेक्ट हाउ मच फोटोसिंथेसिस कैन ऑकर। कितना प्रकाश संश्लेषण होगा यह भी हमें डिफरेंट कलर का जो प्रकाश है वो बताएगा। बिकॉज ओनली सर्टेन कलर्स आर ऑब्जर्व्ड, आपको बताया है कौन कौन कलर एब्जॉर्ब होते हैं, ब्लू और रेड। बिकॉज ओनली सर्टेन कलर्स आर एब्जॉर्ब, द मोर कलर दैट इज एब्जॉर्ब, द मोर लाइट दैट इज एब्जॉर्ब, विच विल लीड टू मोर फोटोसिंथेसिस एंड इवेंचुअली मोर एटीपी। जितना ज़्यादा विभिन्न रंग वाले प्रकाशों का अवशोषण होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण होगा, और उतना ही ज़्यादा क्या होगा, एटीपी का उत्पादन होगा। Photosynthesis depends upon the absorption of light by pigments in the leaves of plant. The most important of these is chlorophyll A. क्लोरोफिल दो बताया था आपको, दो होते हैं, दो प्रकार। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, क्लोरोफिल A। क्यों, तो फोटोसिंथेसिस डिपेंड्स अपॉन द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय पिगमेंट इन द लीफ ऑफ प्लांट। प्लांट के जो पत्ते होते हैं उसमें क्या होते हैं, वर्णक होते हैं, कौन, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल ही क्या करता है, लाइट को अवशोषित करता है, और उसमें से भी क्लोरोफिल ए जो है वो क्या करता है, सबसे ज़्यादा लाइट को अवशोषित करता है, इसलिए क्लोरोफिल ए क्या है, ज़्यादा जरूरी है। तो देखिए आप, ये क्लोरोफिल बी है, ये क्लोरोफिल ए है। कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, कार्बन डाइऑक्साइड जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है उसका सीधा प्रभाव देखने को मिलता है कहाँ, प्रकाश संश्लेषण की दर में। तो देखिए, एज कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन राइज, जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा को बढ़ाइएगा, द रेट एट विच सुगर्स आर मेड बाय द लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन इंक्रीजेज। CO2 का इस्तेमाल कहाँ होता है, लाइट इंडिपेंडेंट डार्क रिएक्शन में, केल्विन साइकिल में डार्क रिएक्शन में इस्तेमाल होता है। डार्क रिएक्शन में रूबिस्को के साथ साथ CO2 रिक्वायर्ड है रिड्यूस्ड NADP और ATP को शुगर में कन्वर्ट करने के लिए। इसलिए जितना ज़्यादा CO2 बढ़ाइएगा उतना ज़्यादा रिड्यूस्ड NADP और ATP का ये क्या करेगा, उपयोग करेगा, किस में कन्वर्ट करने के लिए, शुगर में कन्वर्ट करने के लिए। इन द एटमॉस्फेयर, वातावरण में, द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रेंजेज फ्रॉम 0.03 टू 0.04%। सबसे ज़्यादा कौन होते हैं, नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है वायुमंडल में, मात्र 0.03 से 0.04%। However, it is found that 0.1% of carbon dioxide in the atmosphere increases the rate of photosynthesis significantly। अगर वायुमंडल में 0.1% कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन बढ़ गया है तो ये प्रकाश संश्लेषण की दर को क्या करेगा, बढ़ा देगा।
So this is done in greenhouse where plants are grown under control condition obtaining CO2 from gas burner. ये ग्रीन हाउस देख रहे हैं, ग्रीन हाउस हरित गृह, इसको क्या बोलते हैं? हरित गृह बोलते हैं। ऐसे जगह जहां बहुत ज़्यादा ठंड पड़ता है, सूर्य की किरणें नहीं निकलती हैं, तो सूर्य की किरणें नहीं निकलेंगी तो वहां पौधे प्रकाश संश्लेषण कैसे करेंगे? तो एक तरह का घर बनाया जाता है, घर को क्या होता है? ढक दिया जाता है, और उसमें CO2 का सोर्स के लिए क्या यूज करते हैं? गैस बर्नर का इस्तेमाल करते हैं। तो CO2 के रूप में गैस बर्नर को जला दिए, गैस बर्नर को जलाए तो CO2 बन गया। अब एक बार अगर लाइट आ जाए तो लाइट वापस नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि जो सूर्य से जो रोशनी आती है पृथ्वी पर, वो कैसे आती है? शॉर्ट वेव के फॉर्म में होती है, और पृथ्वी उसको रेडिएट बैक करती है। कौन से रूप में? लॉन्ग वेव के रूप में। ठीक है, तो एक बार सूर्य की प्रकाश आ जाएगी तो हरित गृह प्रवाह से वो बाहर नहीं जाएगी, जिससे वो अंदर का समझ लीजिए बॉक्स टाइप का जो है वो क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। तो बर्नर से CO2 प्राप्त करेंगे, एक बार सनलाइट आ गया वापस जाएगा नहीं, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मेंटेन होगी। ठीक है, और हमें जो भी हमारी रिक्वायर्ड है वो पूरी होगी। तो ग्रीन हाउस गैसेस में हम ग्रीन हाउस प्रवाह क्या होता है? ग्रीन हाउस प्रवाह, तो एक बार अगर लाइट आ गई तो लाइट जो है वो लॉन्ग वेव के फॉर्म में रेडिएट बैक नहीं होगी, और यहाँ पर CO2 को हम मेंटेन करते हैं। कैसे? बर्नर के द्वारा CO2 को हम उत्पादन करते हैं, और ये CO2 क्या करेगा? वही रिड्यूस्ड NADP ATP को कन्वर्ट कर देगा किसमें? ग्लूकोज में। जितना ज़्यादा प्लांट ग्लूकोज बनाएगा प्रकाश संश्लेषण से, उतना ज़्यादा क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के पश्चात पौधे का विकास होगा, वृद्धि होगा। ठीक है, इसीलिए क्योंकि CO2 बहुत जरूरी है ग्रीन हाउस, जो ग्रीन हाउस होते हैं, तो इसीलिए इसको हम ग्रीन हाउस गैसेस भी कहते हैं, CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को। कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन का क्या प्रभाव है? देखिए, द फॉलोइंग द ग्राफ शोज हाउ डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ CO2 अफेक्ट्स द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड की विभिन्न प्रकार की मात्राएं किस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करती है, आप देख सकते हैं। यह है एक्सपेरिमेंट 1, यह है एक्सपेरिमेंट 4, यह है एक्सपेरिमेंट 2, यह है एक्सपेरिमेंट 3। एक्सपेरिमेंट 3 में हमने क्या किया? 25 डिग्री सेल्सियस तापमान रखा, और उसके साथ साथ हाई CO2 रखा। कितना प्रतिशत? 0.4%। एक्सपेरिमेंट 1 यहां 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखा और एटमॉस्फेरिक CO2 भी रखा। अब एक्सपेरिमेंट 4 में 15 डिग्री सेल्सियस रखा, रिलेटिवली हाई CO2 भी रखा, और एक्सपेरिमेंट 2 है यहाँ 15 डिग्री सेल्सियस रखा और एटमॉस्फेरिक CO2 कंसंट्रेशन भी रखा। तो कह रहा है कि सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण किसमें होगा? किसमें होगा? एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में, क्योंकि 25 डिग्री सेल्सियस तापमान भी रखे हैं और इसके साथ साथ रिलेटिवली हाई CO2 भी रखे हैं। CO2 भी जरूरी है, टेम्परेचर भी जरूरी है। तो 25 डिग्री सेल्सियस का जो तापमान है वो आदर्श माना गया है किसके लिए? प्रकाश संश्लेषण के लिए। इसलिए एक्सपेरिमेंट 3 में क्या होगा? सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण की दर देखने को मिलेंगी, क्योंकि यहाँ 25 डिग्री सेल्सियस तापमान है, उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी ज़्यादा है। टेम्परेचर का क्या रोल है? तापमान का। सो द टेम्परेचर हैज एन इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण की दर को ये प्रभावित करते हैं। एन ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंजिंग फ्रॉम 25 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस का जो तापमान है उसको आदर्श माना जाता है, अच्छा माना जाता है। किसके लिए? प्रकाश संश्लेषण के लिए। सो एट टेम्परेचर अराउंड 0 डिग्री सेल्सियस द एंजाइम स्टॉप वर्किंग। अगर तापमान 0 डिग्री सेल्सियस हो जाए, फ्रीजिंग पॉइंट, तो क्या होगा? जो रूबिस्को एंजाइम है वो काम नहीं करेगा, फंक्शनल लेस हो जाएगा। एंड एट वेरी हाई टेम्परेचर द एंजाइम्स आर डीनेचर्ड। और तापमान 35 से भी ज़्यादा बढ़ा दीजिएगा तो वो क्या हो जाएंगे? प्रोटीन है, डीनेचर्ड हो जाएंगे। तो 0 डिग्री भी नहीं रखना है, 35 से ज़्यादा भी होगा तो भी दिक्कत, 0 होगा तो भी दिक्कत। आदर्श 25 से 35 डिग्री सेल्सियस का तापमान को माना गया है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए। तो ये देख सकते हैं, द ग्राफ शोज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब देखिए यहाँ पर है टेम्परेचर है इस साइड और इस साइड है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ज्यों ज्यों टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सबसे ज़्यादा देखिए 30 पे है, सबसे ज़्यादा 30 पर है ऑप्टिमम टेम्परेचर, और यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण
की दर भी क्या है, सबसे ज़्यादा है, 200 के आसपास है। ठीक है, और उसके बाद ज्यों ही टेम्परेचर और बढ़ाएंगे तो फोटोसिंथेसिस की दर जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और 40 पे तो आते आते ये क्या हो जाएंगी, फोटोसिंथेसिस का दर रेट 0 हो जाएगा। ठीक है, वाटर सप्लाई, जल भी बहुत जरूरी है प्रकाश संश्लेषण के लिए। क्यों जल जरूरी है, क्योंकि जल के अपघटन से ही इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। सो वाटर इज एन एसेंशियल फैक्टर इन फोटोसिंथेसिस। द लैक ऑफ वाटर नॉट ओनली कॉजेज द प्लांट टू विल्ट एंड देयर बाई लूज इट्स एबिलिटी टू कैप्चर सनलाइट बट ऑल्सो लिमिट्स द क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जल की मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड का जो क्वांटिटी है उसको भी निर्धारित करेगा। दिस हैपेंस एज व्हेन द लीव्स आर ड्राई, जब पौधे का पत्ती सूख गई है, दे क्लोज देयर स्टोमाटा, उसके स्टोमाटा क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, इन ऑर्डर टू कंजर्व वाटर बीइंग लॉस्ट एज वाटर वेपर थ्रू देम, उनके द्वारा वाटर वेपर के रूप में कहीं जल का जो है वो निष्कासन ना हो जाए, इसको रोकने के लिए क्या करेगा, स्टोमाटा बंद हो जाएगा। दिस हैपेंस एज व्हेन द लीव्स आर ड्राई, जब पत्ती सूख जाएंगे। तो ये क्या करते हैं, जल का संरक्षण करते हैं। क्लोरोफिल कंसंट्रेशन, आपको पता है क्लोरोफिल का मुख्य योगदान क्या है, एब्जॉर्बेंस, डिफरेंट वेवलेंथ के जो लाइट है उनका एब्जॉर्बेंस। सो द कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरोफिल अफेक्ट्स द रेट ऑफ रिएक्शंस एज दे एब्जॉर्ब द लाइट एनर्जी नीडेड फॉर द रिएक्शन। रिएक्शन के लिए जो ऊर्जा हमें चाहिए उसका एब्जॉर्प्शन कौन करता है, क्लोरोफिल ही करता है। क्लोरोफिल अगर ना हो, लैक ऑफ क्लोरोफिल और डेफिशिएंसी ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की कमी हो जाए या अनुपस्थित हो जाए, रिजल्ट्स इन क्लोरोसिस और येलोइंग ऑफ लीव्स, पत्तियों का रंग पीला होकर क्या होते हैं, झड़ने लगते हैं। इट कैन अकर ड्यू टू डिजीज, एक बीमारी के कारण भी होते हैं, मिनरल डेफिशिएंसी के कारण भी हो सकता है, या नेचुरल प्रोसेस, प्राकृतिक प्रक्रिया के द्वारा, अर्थात एजिंग, पौधे का जो एजिंग होता है मतलब उम्र जो बढ़ती है उस प्रक्रिया को हम सेनेसेंस कहते हैं। ठीक है, हमारे में तो एजिंग होता है, प्लांट के एजिंग को हम सेनेसेंस कहते हैं। तो पौधों में जो पत्तियां पीली हो जाना, क्लोरोफिल कम हो जाना, किसके कारण हो सकता है, उनके एज के कारण, सेनेसेंस के कारण भी हो सकता है, डिजीज के कारण भी हो सकता है, या खनिज की, मिनरल की डेफिशिएंसी, कमी के कारण भी हो सकता है। लैक ऑफ आयरन, आयरन की कमी के कारण मैग्नीशियम, नाइट्रोजन एंड लाइट अफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल 2 एंड देयर बाई कॉजेज क्लोरोसिस। ठीक है, अगर आयरन की कमी हो जाए पौधे में, मैग्नीशियम की कमी हो जाए, नाइट्रोजन की कमी हो जाए, और लाइट के कारण भी क्लोरोफिल का जो उत्पादन है, बनने की प्रक्रिया है, फॉर्मेशन है, वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, क्लोरोसिस कहते हैं। क्लोरोफिल का कम होना क्या कहलाता है, क्लोरोसिस। ये देखिए दिखाया गया है इसमें क्लोरोसिस के बारे में। ये हेल्दी लीव है, ये है माइल्ड क्लोरोसिस, थोड़ा थोड़ा पीलापन आया है, और ये है सीवियर क्लोरोसिस, अर्थात पूरी पीला रंग में रूपांतरित हो गया है हरा पत्ता। सो पॉल्यूशन, प्रदूषण किस प्रकार से प्रभावित करता है हमारे प्रकाश संश्लेषण को। सो पॉल्यूशन ऑफ द एटमॉस्फेयर विथ इंडस्ट्रियल गैसेस प्रोड्यूसेस सूट दैट ब्लॉक स्टोमाटा। सूट प्रोडक्शन करते हैं, प्रदूषण हम लोग जब पढ़ेंगे देखेंगे तो ये सूट प्रोडक्शन करते हैं, और सूट क्या करता है, स्टोमाटा को बंद कर देता है, और जो ट्रांसपेरेंसी है पत्तियों की उसको भी क्या कर देता है, कम कर देता है। स्टोमाटा को ब्लॉक कर दिया, ट्रांसपेरेंसी को कम कर दिया। अदर पॉल्यूटेंट्स आर ओजोन, ओजोन सबसे खतरनाक पॉल्यूटेंट है, प्रदूषक है, और उसके साथ साथ सल्फर डाइऑक्साइड। इनफैक्ट लाइकेंस आर वेरी सेंसिटिव टू सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण और ओजोन का प्रदूषण भी कहीं ना कहीं प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करता है। कैसे, वो क्या करेगा, स्टोमाटा को ब्लॉक कर देगा। ठीक है, पॉल्यूशन ऑफ वाटर, जल प्रदूषण अफेक्ट्स द हाइड्रोफाइट्स, पौधों, जलीय पौधों को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोफाइट्स। तो जलीय प्रदूषण, जल में उगने वाले पौधे हाइड्रोफाइट्स को प्रभावित करते हैं। द कैपेसिटी ऑफ वाटर टू डिजॉल्व गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इज ग्रेटली इफेक्टेड। तो जो जल में जो ऑक्सीजन, घुलनशील ऑक्सीजन होता है, उस घुलनशील ऑक्सीजन कहाँ से बनते हैं, तो पौधे, जो जलीय पौधे हाइड्रोफाइट्स होते हैं, उनके द्वारा प्रकाश संश्लेषण के पश्चात जो ऑक्सीजन बनता है वो जल में घुलनशील ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं।
अगर पौधे प्रकाश संश्लेषण ना करें, जलीय पौधे, तो जल में घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, जिससे मछलियां इत्यादि मरने लगेंगी। आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस, कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? इट इज अ केमिकल प्रोसेस, एक रासायनिक प्रक्रिया है, दैट रेप्लिकेट्स द नेचुरल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्राकृतिक जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है उसको क्या करते हैं? उसको रेप्लिकेट्स करते हैं उसको, ठीक है, यूजिंग नैनो स्ट्रक्चर को यूज करके। इट रिफर्स टू अ स्कीम फॉर कैप्चरिंग एंड स्टोरिंग द एनर्जी फ्रॉम सनलाइट इन द केमिकल बॉन्ड ऑफ अ फ्यूल, सोलर फ्यूल। नैनो सोलर फ्यूल होता है, आप देखते होंगे छत पर सोलर फ्यूल्स हम लगाते हैं, जो सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित करता है, बदले में हमें लाइट देता है। तो वो भी क्या है? एक तरह का आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस ही है। कंपेयर टू करंट सोलर पैनल टेक्नोलॉजी, इन दिस टेक्नोलॉजी मॉलिक्यूलर नैनो पार्टिकल्स आर चीपर, लाइटर एंड more environmentally sound. Artificial photosynthesis on a large industrial scale could reverse global warming. इससे ग्लोबल वार्मिंग भी नहीं होगा, क्योंकि हानिकारक गैस का उत्सर्जन ही नहीं होगा। वार्निंग, सिंस द प्रोसेस कंज्यूम कार्बन डाइऑक्साइड, और ये क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं और बदले में ऑक्सीजन का रिलीज कराते हैं। सो ऑल प्लांट एंड एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन द सन फॉर एनर्जी। सभी क्या है? जितने भी पौधे और जंतु हैं प्राथमिक रूप से ऊर्जा के लिए किस पे आश्रित हैं? सूर्य पे आश्रित हैं, सूर्य की ऊर्जा पर आश्रित हैं। दिस एनर्जी इज मेड अवेलेबल टू देम बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इस सौर ऊर्जा का, सूर्य की प्रकाश की ऊर्जा को हमारे लिए उपलब्ध कौन कराता है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया उपलब्ध कराता है। मैन, आदमी, लाइक अदर एनिमल, दूसरे जंतुओं की तरह, इज डिपेंडेंट ऑन द प्लांट्स फॉर हिज फूड। हम जो इतने भी हम मानव हो गए, जंतु हो गए, सभी अपने भोजन के लिए किस पे आश्रित हैं? पौधे पर आश्रित हैं। नो फोटोसिंथेसिस नो लाइफ। अगर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया ना हो तो क्या होगा? जीवन की कल्पना करना ही असंभव हो जाएगा। तो प्रकाश संश्लेषण अगर है तभी जीवन संभव है। तो ये था हमारा तरफ से प्रकाश संश्लेषण के बारे में आपको जानकारी दी गई। अगर आप इसको समझने की कोशिश करिएगा, स्लाइड्स के माध्यम से मैंने आपको समझाया है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।